तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 6 और ये 32 एंड 3 48 एंड 3 51, तो ये 8 एंड 4। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे? 8 एंड 4। हाँ बेटा ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो तो ये था हमारा लास्ट 2 डिजिट बताने के लिए कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए फैक्टोरियल। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। पता है बेटे फैक्टोरियल क्या होता है आप लोगों को? सर पढ़ चुके। हाँ बेटे सर ये पढ़ चुके। पढ़ा दिया सर ये। तो ये हो गया था, वेरी गुड। फैक्टोरियल हमने कर लिया था, इसकी प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी हमें। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सिंबल जो होता है इसको हम इस तरह से लिखते हैं बॉक्स ऑफ एक्स। इसका कई नाम होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स ऑफ एक्स, और सर रूफ बोलते हैं। हाँ बेटे सर इसको शायद तक रूफ ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूफ रूफ रूफ। चलो रूफ भी बोल लो आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी पूरी उसका जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मुझे 3.7 का बॉक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है तो क्या होगा? 3.7 से छोटे या बराबर जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब है 3.7। तो 3.7 से छोटे या उसके बराबर जो इंटीजर है वो कौन कौन से हैं? 3.7 से छोटे या बराबर, तो वो है 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। उनमें सबसे बड़ा कौन है? 3। तो 3.7 का बॉक्स 3। 4.2 का कितना होगा? 4 होगा। वेरी गुड। 6 का बॉक्स कितना होगा? 6 ही होगा। 6 ही होगा। -3.7 का क्या होगा? -4 -2 -4 बेटे। -3.7 से छोटे या बराबर इंटीजर लेने हैं। तो -3.7 से छोटे जो इंटीजर होंगे वो होंगे -4 -5 -7 -6 एंड सो ऑन। -3 भी इससे बड़ा है। -3 इज ग्रेटर देन -3.7। तो -3.7 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? -4। इसी तरह से -4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 -5 -6 का बॉक्स क्या होगा? -6 -6। तो देखो इसको सिंपल तरीके से समझो तो ये होता है कि अगर नंबर हमारा इंटीजर है, देखो 6 या -6, अगर कोई इंटीजर है तो उसका बॉक्स तो खुद उसके इक्वल ही होगा। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8, -8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8, इस तरह से। बट अगर नंबर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में, तो कैसे करना है? अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हटा दो। 3.7 का 3, 4.2 का 4, 9.8 का क्या होना चाहिए? 9। वेरी गुड। बट अगर नंबर नेगेटिव है और इंटीजर नहीं है, -3.7 -4.2, तो उस केस में क्या करना है? पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हटाओ और -1 भी कर दो। तो -3 बचेगा, पॉइंट हटा के फिर -1 करेंगे तो -4। इसी तरह से -9.8 का क्या होगा? 10 -10 ठीक है। -0.2 का क्या होगा? -1 -1 +0.2 का क्या होगा? +0 0 ठीक है,
ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे रहा हूँ, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल होगी कब? अगर हमारा एक्स इंटीजर हुआ। अगर एक्स इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल ही रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स से हमेशा छोटी रहेगी और x -1 से बड़ी या इसमें इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू x -1 और x इन दोनों के बीच में रहती है। तीसरी बात, ये इसके ग्राफ से आता है, ये वाली प्रॉपर्टी। ग्राफ से अगर आप समझना चाहो तो भी, मगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह थोड़ी बहुत आपको पता होंगी तो उससे समझ सकते हो। अगर आप बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहो तो उससे इसका एक और नाम भी आपको बताऊंगा जो होता है स्टेप फंक्शन। अगर मुझे बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? बॉक्स ऑफ एक्स में अगर सोचो एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूं मैं, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड। अगर x 1 और 2 के बीच में ले तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होनी 1 चाहिए? अच्छा, इसमें 1। देखो इक्वल टू मैंने लगाया है 0 के साथ और 1 के साथ नहीं लगाया, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो उसका बॉक्स 1 आएगा ना कि 0, इसलिए इक्वल टू नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में ली जाए तो बॉक्स ऑफ x कितना होगा? 2। 2। वेरी 2। गुड। अगर x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में ली जाए तो 3 आ जाएगा। 3 आएगा। अगर थोड़ा पीछे भी चलना चाहो तो देखो, अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लोगे तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हमने अगर यहाँ पे फाइंड आउट किए, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2, चलो इतना ले लेते काफी है। ये 1 2 3 एंड 4 -1 -2। देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये वाला केस, y की वैल्यू कितनी है? 0। जब x 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू 0 है, जिसमें x पे 0 पे लगा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू, और 1 पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 पे मैं क्या कर रहा हूँ? ओपन सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ हो गया। इसी तरह से देखो, x जब 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी है? 1। 2 ठीक है, 1 y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपका y की वैल्यू 1 आने का मतलब ये y की वैल्यू 1 ऐसे, इस जगह पे y फिक्स रहेगा 1, इसमें इक्वल टू है 1 के साथ और 2 के साथ नहीं है, इसलिए इस पे 2 पे ओपन सर्कल। जब x 2 और 3 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, 2। सॉरी 2, तो यहाँ पे डार्क सर्कल और यहाँ पे ओपन। इसी तरह से x जब 3 से 4 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। पीछे चलना चाहो, x जब -1 और 0 के बीच में था तो y की वैल्यू आ रही है -1। और पीछे चलना चाहोगे तो x जब -1 और -2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू आ रही है -1। अब ये देखो, ये जो ग्राफ है हमारा, ये स्टेयर्स के जैसा बन रहा है, सीढ़ियों जैसा बन रहा है, जिस सीढ़ियों को स्टेप्स भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका एक और नाम होता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन इसका नाम इसके ग्राफ की वजह से पड़ा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट्स है 0 0, ये वाला 1 1, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं ना तो ये एक लाइन बनती है ऐसे, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स। और इसी तरह से जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको अगर हम मिलाएं तो इससे एक लाइन बनती है ऐसे, और इस लाइन का ना इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स -1। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी बनती है जो मैंने लिखी है,
देखो बॉक्स ऑफ एक्स यानी ये येलो वाला जो ग्राफ है इस ब्लू वाली लाइन से हमेशा ऊपर है और ग्रीन वाली लाइन से हमेशा कहाँ है, नीचे है। तो इसलिए बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में रहती है। तो ये था ग्राफ स्टेप फंक्शन का। कोई डाउट इसमें? हाँ बेटे, क्लियर हो गया ये कोई डाउट है इसमें? यस सर, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया। ओके, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये थर्ड प्रॉपर्टी ग्राफ थी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अगर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस या माइनस एन किया हो, एन कोई इंटीजर है, तो आप इसको बॉक्स से बाहर निकाल सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर बॉक्स में साथ में कोई इंटीजर प्लस या माइनस में, उसे आप बाहर निकाल सकते हो। 3.7 प्लस 6 ले लो, चलो इसका बॉक्स देखो कितना होगा। ये जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसको 3.7 का बॉक्स अलग से ले लो और प्लस 6 का, और आंसर सेम आएगा, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो। 3.7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9.7। और 9.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9। 9। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको देखोगे तो 3 प्लस 6 सेम ही आएगा। अब माइनस में भी देखना चाहो तो देख सकते हो, 3.7 माइनस 6 और 3.7 का बॉक्स लेके बाद में माइनस 6 कर दो, आंसर सेम आएगा। ये वैल्यू कितनी माइनस हो जाएगा, -2.3। -2.3 का बॉक्स कितना होता है, -3। -3। यहाँ पर भी देखो 3 माइनस 6 वही सेम आ रहा है, -3। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर, इंटीजर बोल रहा हूँ ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कोई इंटीजर प्लस या माइनस में है तो उसे बाहर निकाल सकते हो, मगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर मल्टीप्लाई में है तो इसको आप बाहर निकाल दो, इसको नहीं निकाल सकते। सिर्फ प्लस या माइनस में हो तभी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सर एक बार वो ग्राफ दिखा दीजिए। ये लो बेटे, देख लिया, चले आगे। यस सर। अब इसमें देखो, ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको बोलते हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। ध्यान से सोच के बोलो। 0। -1। हमेशा 0 या हमेशा -1? सर दोनों के बीच में। इसकी वैल्यू होगी सर 0 जब एक्स इंटीजर होगा। जब एक्स हाँ सर। इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तब इसका सम होगा -1। देखो जरा ध्यान से पिछले डेफिनेशन पे भी आपको, अगर 6 है बॉक्स एक्स की वैल्यू, तो बॉक्स ऑफ 6 और बॉक्स ऑफ -6 दोनों का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर है तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है और बॉक्स ऑफ -x की वैल्यू -x हो जाएगी। तो सम करके ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। बट जब x इंटीजर नहीं है, इन केसेस को देखो, इसमें बॉक्स ऑफ x और बॉक्स ऑफ -x का सम जो है देखो, 9 - 10 -1 आएगा, 4 और -5 -1 आएगा, 3 और -4 -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी इसकी बॉक्स ऑफ एक्स की। चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं, जरा इसे सॉल्व करो। आपसे कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन x² - 5x + 5 इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x। इसे सॉल्व करना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं हमसे, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इसको सॉल्व कर। 4। 4 कैसे, 4। 1। सर x और -x का अलग से लिखेंगे तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे मिनिमम, और क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, एक बार -1 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक के जो 2 हैं उनके हिसाब से अगर लगाएंगे x के इक्वल ये एक ही होगा। सिग्नम को, तो
मतलब ये कह रहे हो कि जब आप x इंटीजर लोगे और x नॉन इंटीजर लोगे तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, दोनों से दो दो आंसर आएंगे, इस वजह से 4 होंगे। यही बोलना चाह रहे हैं बेटे आप? मगर ध्यान से देखिए अब सॉल्यूशन कितने होंगे। जब x इंटीजर है तो बताओ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू 0। 0। तो क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 मिली तो x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 25 माइनस 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा अपॉन 2a। ये दो x की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं x नॉट इंटीजर वाले केस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू मिलेगा -1। तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सॉल्व करके x की दो वैल्यूज मिलेंगी 2 और 3। तो कितने सॉल्यूशन लिखूं इसके? 2। 0। 0, क्यों? क्योंकि जब इंटीजर था तब इंटीजर नहीं है, अभी जब इंटीजर है तब नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। देखो भाई, ये नहीं है कि सॉल्यूशन आए और उसको रख उठा के जेब में रख लिया, आंसर मान लिया। जब भी केसेस बना के सॉल्व करते हैं, चाहे वो इंटरवल वाला केस हो, चाहे ये इंटीजर और नॉन इंटीजर वाला, याद रखना जब भी आप किसी क्वेश्चन को केसेस बना के, कुछ इंटरवल के हिसाब से केसेस बनाए जाते हैं, यहाँ इंटीजर और नॉन इंटीजर के हिसाब से केस बनाए हमने। जब भी केस बना के सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो उस रीजन में, जिस रीजन की आप बात कर रहे हो उस रीजन में होगा तो एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो उस रीजन में नहीं आ रहा है तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो वैल्यू है हमारे यहाँ पर, हमने जो केस लिया था वो लिया था एक्स इंटीजर होना चाहिए। जब इंटीजर होगा तभी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लेके चले थे। मगर यहाँ पे तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ रही है इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं आ रही। तो जब हमने इंटीजर मान के लिखा एक्स को तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिली वो नॉन इंटीजर मिल रही है। और जब हमने नॉन इंटीजर वाला केस लिया उस केस में इंटीजर आ रही है, तो उल्टा हो रहा है काम। तो हम ना तो फर्स्ट टू वैल्यूज को आंसर मान सकते हैं और ना ही सेकंड टू वैल्यूज को आंसर मान सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो हमें छोड़नी पड़ेंगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कोई भी वैल्यू एक्स की जो आंसर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। आई बात समझ में? हाँ बेटे। यस सर। चलो एक और एग्जांपल ले। यस सर। अगर मैं कहूँ भाई समेशन r फ्रॉम 0 टू कहाँ तक लें, चलो ले लेते हैं 100 तक, ज्यादा दूर नहीं जाते। बॉक्स ऑफ 1/2 प्लस r/25 हमें कहा जाए इस सीरीज का सम निकालो। यहाँ पर ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। एक छोटी सी बात इसमें और ध्यान में रखना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल और ये जो ब्रैकेट होती है सिंपल भी, हम कई बार ऐसी ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल ब्रैकेट लिखी हुई है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है? तो इसके लिए जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो मेंशन किया जाएगा नीचे की स्टेटमेंट के अंदर कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया है तो आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, सिंपल ब्रैकेट मान के ही सॉल्व करेंगे। अब चलो सोचो जरा, इसके अंदर हमारी x की वैल्यूज क्या आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 26 कर रहा हूँ मैं। अब सोचो जरा इसमें, ओ सॉरी फिर 25 लिख दिया, 26। सर इसमें इसमें अगर r की वैल्यू 25 तक होंगे सर, उनकी वैल्यू 0 आएगी सब में। नहीं, थोड़ा ध्यान से सोचो। सर सर 13 तक। देखो इसके अंदर जब इसको लिखोगे तो पहली टर्म आएगी 1/2 प्लस r की वैल्यू 0 रखूंगा। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू में मैं r की वैल्यू कितनी रखूंगा 1, फिर 2, इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स होंगी टोटल?
आर की वैल्यू 101 वेरी गुड। आर की वैल्यू 0 से लेके 100 तक जा रही है, तो इसमें 101 टर्म्स होंगी। अब इन 101 टर्म्स में देखो, ये जो पहली टर्म है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, ये कैसी हैं? 1 से बड़ी या छोटी? छोटी 1 से छोटी वैल्यूज मिल रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका? 0। क्या सभी का 0 0 होगा शुरुआत से लेके एंड तक? नो सर 12 तक होगा सर, 12 12 तक, तक। जब आर के लिए 12 होगी 12 तब तक। जब आप रखोगे यहाँ पे 1/2 प्लस कितना 12, तो ये वैल्यू अभी भी 1 से छोटी है, क्योंकि ये 1/2 के साथ में जो वैल्यू है वो 1/2 से कम है, तो ये अंदर 1 नहीं बन पाया, 1 से छोटा ही रहा। तो इन सभी टर्म्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0। मगर जैसे ही आप नेक्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 13 रखते हैं, 1 आ जाएगा सर। 13/26 यानी कि 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगा, और 1 का बॉक्स जो होता है वो 1 होता है। मतलब ये पहली जो टर्म सीरीज रो में मैंने टर्म्स लिखी है, इन सब की वैल्यू 0 होगी, और ये जो दूसरी रो में मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ 14/26, बताओ कहाँ तक चलूं? 39 25 तक। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे हमें 2 अंदर कब मिलेगा। जैसे ही अंदर 2 मिलेगा या 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो बॉक्स की वैल्यू 2 आना शुरू हो जाएगी। अब सोचो अंदर हम चाहते हैं कि 2 मिले, तो वो कब मिलेगा? जब साथ में 3/2 आ जाए। और सोचो यहाँ 3/2 कब आएगा? नीचे तो 26 है, ऊपर जब 39 39 आ जाएगा तो ये 3/2। 39 तो इसका मतलब इससे पहले तक 1/2 प्लस 38/26 सॉरी, यहाँ तक ये जो टर्म्स हैं, इनकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी, तो बॉक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। मगर जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे, 1/2 प्लस रखोगे यहाँ 39, तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू जो है 1/2 प्लस 3/2, 2 मिल गई है, तो बॉक्स 2 आना शुरू हो जाएगा। इससे आगे जाओगे तो वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, जैसे 40 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। अब सोचो कहाँ तक चलूं ऐसे, जब तक के बॉक्स की वैल्यू 64 2 से कितनी बेटे? 64 वेरी गुड। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी के आ रहा हूं। हाँ, तो इसमें देखिए, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 5/2 मिलेगा, 1/2 प्लस 5/2, तो ये 3 हो जाएगा। अब अगर ये 3 हो गया, तो इसका बॉक्स भी 3 आ जाएगा। तो 5/2 कब बनेगा ये सोचना है, 65 रखने पर, क्योंकि 65/26 ये हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब इससे पहले 1/2 से लेके 65 तक, सॉरी इससे पहले 64, ये जो वैल्यू है हमारे पास वो छोटी रहेगी किससे? 3 से। तो इसके बाद ये बनना शुरू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जैसे ही आप 65 रखोगे, 65/26, ये 3 आ गया, और नेक्स्ट वाली वैल्यू आएगी 3 से थोड़ी सी बड़ी, 66/26। अब बताओ कहाँ तक चले कि ये 3 रहे? 90 हाँ बेटे, 90 तक 90 90 तक, बिल्कुल ठीक। 1/2 प्लस 90/26
ये 3 से कम रहेगा। और इसके बाद आगे वाली वैल्यू जैसे 91 रखोगे तो 1/2 प्लस 91/26, ये जो वैल्यू है ये बनेगी 1/2 प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू 4। बॉक्स ऑफ 4 4 आ जाएगा। मगर इसके आगे देखो हमने तो कहाँ तक जाना है, 100 तक। तो मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि इसमें और आगे तक जाएंगे। इस सीरीज के अंदर बस लास्ट टर्म 100 रखने पर यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब सोचो आंसर क्या होगा। पहली रो में कितनी टर्म्स है? ये है R1 फर्स्ट रो। 26 टर्म्स है। 26। फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ 13 टर्म्स है। 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हो भाई? 27 टर्म्स होंगे। अरे भाई 0 से 12 तक कितनी टर्म्स होती हैं? 13 terms, तक। 13 13 से आ गया। फर्स्ट रो जो है उसमें 13 टर्म्स है सिर्फ, और इन 13 टर्म्स की सबकी वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0 × 13 यानी कि 0। अब इसी तरह से सेकंड रो के बारे में सोचो। इस सेकंड रो में कितनी टर्म्स हैं और इनकी वैल्यू कितनी है? 26 टर्म्स है। वेरी तो गुड। 26 to 1। सबकी वैल्यू है 1, तो 26 × 1। नेक्स्ट रो यानी थर्ड रो में कितनी टर्म्स है और वैल्यू कितनी है हर एक टर्म की? 26 ही आएगा वापस। टर्म और into 2 26 ही है और वैल्यू है 2 करना पड़ेगा। वेरी गुड। इसी तरह से फोर्थ रो में 26 ही है और वैल्यू 3 है। इसी तरह से और लास्ट रो में कितनी टर्म है? प्लस 10। 10 टर्म्स है और वैल्यू है हमारे पास 4। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इनका सम करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ बेटे, क्लियर हो गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इस एग्जांपल में कोई डाउट है किसी को? कुछ 196 आएगा। कितना आ रहा है? चलो मुझे 196। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको मान के यहाँ पे 196 लिखता हूँ, कैलकुलेशन आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रॉपर्टी के ऊपर हमने लास्ट क्लास में फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। यस सर। अब उस फैक्टोरियल के ऊपर कुछ एक सिंपल से एग्जांपल बॉक्स की हेल्प से कुछ करेंगे। देखिए हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, जैसे n फैक्टोरियल आपको बताया था। n फैक्टोरियल को दो तरह से लिखते हैं और इसका मतलब होता है n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? 1 तक जाना होता है। ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब था 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सॉल्व करके ये अपना 120 आ जाएगा। अब इसमें फैक्टोरियल के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बॉक्स की हेल्प से हम करेंगे। इस फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको पहले मेमोराइज करवा दूं। जो 10th क्लास में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था आपका नंबर सिस्टम, याद होगा। उसमें कोई भी नंबर हो n, आपको प्रॉपर्टी उसमें बताई गई थी कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, n पावर p1 सॉरी n = p1 पावर a1, p2 पावर a2, p3 पावर a3 एंड सो ऑन। इसमें ये p1, p2, p3 जो है ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं और ये जो ai है ये नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब था इसका? जैसे मुझे दे दिया जाए 256, n हमारा 256 है, इसे मुझे इस तरह से लिखना है, तो हम क्या करते थे? 256 है ये 256 की जगह कुछ और ले ले क्योंकि इसके तो सिर्फ 2 2 2 ही बनेंगे। क्या लिख ले? 2560 लिख लेते हैं। चलो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2
ये आ जाएगा 80, देन अगेन 2, तो ये आ जाएगा 640, 640 कितना आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट? 320। 320 तो ये इसको इस तरह से अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 पावर 5 पावर 1 शायद, ये मिल जाएगा। तो कुछ और मिलेगा? नहीं, ज्यादा बट 2 की पावर 9 होगी 2 शायद। पावर 9 सर मिलेगा। 2 की पावर 9 एंड 3 पावर 1 बिल्कुल 2 पावर 9 5 और पावर 1 5 पावर 1 ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से मान लो कोई और नंबर हो, उसको हम इस तरह से, जैसे सपोज करो अपने पास है 124 है, इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। 124 को हम लिख सकते हैं कैसे? 6 31, 2 की पावर 2 और 31 हमारा प्राइम नंबर है, इसकी पावर 1। तो किसी भी नंबर को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। अगर n को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह से लिखा हुआ है तो ये जो a1 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ p1। a1 को क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट ऑफ p1। a2 को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ p2। a3 को क्या कहेंगे हम? एक्सपोनेंट ऑफ p3 इन n। एक्सपोनेंट बोलो, या ये पूछा जाए कि भाई n को 2 की कौन सी बड़ी से बड़ी पावर से डिवाइड किया जा सकता है, क्या आंसर होगा इस केस में? इस केस में 9। तो एक्सपोनेंट बोलूं या ये बोलूं कि n को प्राइम नंबर की किस बड़ी से बड़ी पावर से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब एक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि n इज इक्वल टू है कोई नंबर 2 पावर 3 5 पावर 4 3 पावर 2, ये नंबर। अब इसमें 2 का एक्सपोनेंट कितना बोलेंगे? 3, 5 का एक्सपोनेंट 4, 3 का एक्सपोनेंट 2। और अगर आपसे पूछा जाए भाई 2 की कौन सी बड़ी से बड़ी पावर है जो n को डिवाइड कर सकती है, तो आंसर क्या होगा भाई? 3। अगर पूछा जाए 5 की बड़ी से बड़ी पावर बताओ जो n को डिवाइड कर सकती है, आंसर होगा 4। 3 की बड़ी से बड़ी पावर जो n को डिवाइड कर सकती है, आंसर होगा 2। तो इस तरह से हम n में किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट इस प्राइम फैक्टराइजेशन से बता सकते हैं। बट अब बात आती है फैक्टोरियल की। अगर मैं कहूं n है हमारा 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट बताओ, या ये पूछा जाए भी ये बताओ 100 फैक्टोरियल को 2 की कितनी बड़ी से बड़ी पावर से डिवाइड किया जा सकता है, तो क्या इस तरह से n को अब लिखा जा सकता है जैसे अभी हम कर रहे थे? इसमें तो ये नंबर हमारे पास सीधा था, हमने ऐसे डिवाइड करके कर लिया। 124 था, ये 2560 था। बट अगर 100 फैक्टोरियल को देखें तो 100 फैक्टोरियल का मतलब तो होगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इन सॉन अप, तो कहाँ तक जाएगा? 321। तो अगर मुझे इसमें 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट बताना है तो भाई बहुत लंबा काम हो जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसमें अगर मुझे 2 का एक्सपोनेंट बताना है 100 फैक्टोरियल में या किसी भी फैक्टोरियल में, 2 का एक्सपोनेंट, ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट, 5 का एक्सपोनेंट, तो इसको बताने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, एक फॉर्मूला है जो कि बॉक्स ऑफ एक्स की हेल्प से हम यूज करते हैं। वो क्या है? प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि अगर n हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह से लिखा हुआ है p1 पावर a1 p2 पावर a2 एंड सो ऑन अप टू pn पावर an, ठीक है। अगर इसमें n का मतलब हमारा कैपिटल N का मतलब समझ लो n फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, इसमें जो p है वो हमारे प्राइम नंबर के लिए फॉर्मूला यूज होगा, p प्राइम नंबर है। तो एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज गिवन बाय, इसके लिए फार्मूला होगा हमारा n अपॉन p ग्रेटेस्ट इंटीजर।
प्लस n अपॉन p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाती। इसका क्या मतलब जब तक वैल्यू 0 नहीं आ जाती? एक्चुअली इसमें हमारे पास जो p स्क्वायर p क्यूब है, ये डिनोमिनेटर जो है बढ़ता जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं, कुछ स्टेप्स के बाद ऐसा होगा जब ये जो p पावर 3, 4, 5 जो है वो n से बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होगा तो ये जो बॉक्स के अंदर वाली है, यहाँ पे ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जब ये बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं आपसे कहूँ इसको यूज करके बताओ भाई, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/2, फिर 100/2 का स्क्वायर प्लस 100/2 का क्यूब 8 होता है, जो कि प्लस 100/2 पावर 4। इसी तरह से चलते जाए, कहां तक जाके ब्रेक लगेगी बताओ? 128 100/2 पावर 5 बस, सॉरी एक और 2 पावर 6 तक, क्योंकि इससे आगे अगर जाऊंगा मैं 100/2 पावर 6, 2 पावर 6 जो होता है वो होता है 64। 128 उससे आगे वाला जो होगा 2 पावर 7, 2 पावर 7 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे वाली टर्म सारी 0 होंगी, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी? 100/2 50, और 50 का बॉक्स 50 प्लस 100/2 का स्क्वायर 25, 2 पावर 3 8, 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.25, उसका बॉक्स 12। 100/2 पावर 4, 2 पावर 4 16 होगा, डिवाइड करके 16 से 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बॉक्स लेने पर 6। या 32 से डिवाइड करोगे 100 को तो 3 पॉइंट कुछ मिलेगा, तो बॉक्स लेके 3। 64 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, बॉक्स लेके 1, और इन सब का सम करोगे ये आ जाएगा 97। तो इसका मतलब 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है, अगर 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट आएगा 97। इसी तरह से आप 3 का भी ढूंढ सकते हो, 5 का भी ढूंढ सकते हो। 3 का 5 का प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट जो है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर हो गया ये? हाँ बेटे। यस सर। चलिए आज के लिए बेटे यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊंगा। तो बेटे धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।